नमस्कार। मैं महिमा प्रस्तुत करने जा रही हूँ मनोज कुमार पांडे द्वारा लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है बेहया। इधर बहुत दिनों बाद गांव लौटा हूँ। मेरे लिए गांव आने का मतलब है अपने बचपन में लौटना। बचपन जहाँ अम्मा है, बाबू है, दीदी हैं, घर के बगल की गढ़ी है। गढ़ी में बेहया की हरी भरी झाड़ी, झाड़ी किनारे डंडा लिए खड़ी आजी और उनके सामने थर थर कांपता हुआ मैं। बचपन की सारी छवियां एक तरफ और आजी की यह छवि दूसरी तरफ। आजी की यह छवि सब छवियों पर भारी पड़ती है। कितना अच्छा लगता है जब कहीं किसी लेखक की स्वीकृति पढ़ता हूँ कि मैंने तो कहानी कहना अपनी दादी से सीखा, मैंने तो कहानी कहना अपनी नानी से सीखा। काश मैं भी ऐसा कह सकता। पर मेरे बचपन में कहानियाँ थी ही कहाँ। वहाँ तो कहानियों की जगह आजी के डंडे थे, बात बात पर हमारी पीठ पर बरसते हुए। आज जब मैं आपसे अपनी बात कहने बैठा हूँ तो सोचता हूँ पहले इन डंडों के रिढ़ से ही मुक्ति हो लूँ, नहीं तो न जाने कब तक यह मुझे परेशान करते रहेंगे। मैं गड़ही के बगल में बैठा हूँ। गड़ही में मुंह तक पानी भरा है। पानी में मछलियाँ फुदक रही हैं। अब गड़ही का पानी गर्मियों में भी नहीं सूखता होगा। शिव मूरत चाचा इसे फिर से भर देते होंगे, पर अभी पिछले साल तक इसमें मछली नहीं, बेहया था। गड़ही का पानी बरसात खत्म होते ही सूखने लगता था, तब गड़ही बेहया से भर जाती थी। बेहया से जो जगह बचती उसे हम भर देते थे, हम माने दीदी और मैं। हम वहाँ होते अपने अनोखे एकांत के साथ। हमारे चारों ओर होती बेहया की बड़ी बड़ी पत्तियाँ, लाउड स्पीकर जैसी बनावट के हल्के बैंगनी आभा लिए फूल, सब मिलाकर एक खूबसूरत झुरमुट, एक मुलायम हरी भरी झाड़ी। गर्मियों में हमारे छुपने की एकमात्र जगह यही मुलायम हरी भरी झाड़ी होती। नीचे एक जाल सा बुन गया था टहनियों का। हम उस पर लेटते, बैठते, खेलते, झूलते और जब पकड़े जाते तो यही टहनियाँ पड़ती हमारी पीठ पर, सटाक सटाक सटाक। हमें कई बार लगता कि साला बेहया हमसे बदला ले रहा है, अपने ऊपर उछल कूद मचाने का। पर हम थे कि अगला मौका मिलते ही फिर वहीं पहुंच जाते, उसी झुरमुट में। आजी कहती, बेहया के बीच रह कर हम भी बेहया हो गए हैं। अम्मा आजी को कभी फूटी आंख भी नहीं सुहाई थी। दीदी बताती पहले वह जब मर्जी होती अम्मा को पीट देती, पर एक बार जब ऐसे ही मौके पर बाबू अम्मा और आजी के बीच में खड़े हो गए, तब से अम्मा तो मार खाने से बच गईं, पर आजी ने जल्दी ही उन्हें प्रताड़ित करने का नया तरीका खोज निकाला। अब आजी के निशाने पर दीदी और मैं आ गए। आजी हमें बुरी तरह पीटती और अम्मा पिटने से बचकर भी तड़पती, या फिर यह भी हो सकता है कि आजी हम में भी अम्मा को ही देखती रही हों। हमारे पिटने पर बाबू कुछ भी नहीं कहते, उन्हें लगता इतना तो आजी का हक बनता ही था। गर्मियों के दिन थे। मेरे स्कूल में रोज मलाई बर्फ वाला भोंपू बजाता हुआ आता। मैं रोज रोज रंगीन बर्फ का जादू अपने दोस्तों के मुंह में घुलता हुआ देखता। मेरे मुंह में पानी आ जाता कि यह जादू किसी भी तरह मेरे मुंह में घुल जाए, बस। बाबू या आजी से तो पैसे मांग नहीं सकते थे और अम्मा के पास कभी पैसे होते ही नहीं थे। आजी के पास एक गुल्लक था, गुल्लक में थे बहुत सारे सिक्के। एक दिन मैंने चुपके से आजी की गुल्लक में से एक सिक्का निकाल लिया और फिर रोज रोज रंगीन बर्फ का ये जादू मेरे मुंह में भी घुलने लगा। अब मैं मलाई चाटता और मेरे दोस्त मुझे ललचाई नजरों से देखा करते। कभी पैसा खर्च हो जाने से बच जाता तो स्कूल से आते ही मैं बेहया की हरी भरी झुरमुट के बीच घुस जाता और निकलता तो खाली हाथ। आजी को एक दिन पता चल ही गया। फिर तो आजी खूब चिल्लाई, आय हाय कुलघाती, सटाक, सुअर नास पीटे, धमसागड़े, सटाक सटाक। बस और भी खूब गालियां और खूब मार। पर आजी को अभी संतोष कहाँ हुआ था। उनकी गुल्लक में चोरी उनकी निगाह में उनके आतंकी अनुशासन को चुनौती थी। आजी ने उस दिन खाना नहीं खाया। बाबू रात में आए तो आजी ने आते ही उनसे सारी बातें नमक मिर्च लगाकर बता दी। बाबू ने मुझे पास बुलाया और पूछा कि मैंने पैसे का क्या किया। मैं कुछ नहीं बोला। बाबू ने दोबारा पूछा, पैसे का क्या किया? मैंने जवाब दिया, मलाई बर्फ खाई। फिर तो मैं खूब धुना गया। यहाँ कटा, वहाँ फटा, यहाँ सूजन, वहाँ दर्द। बाबू बार बार चिल्ला रहे थे, और चोरी करोगे? मलाई बर्फ खाओगे? लो खाओ और खाओ।
बाबू के मोटे मोटे मजबूत हाथ ऊपर पड़ते तो लगता कि चीख के साथ जान ही निकल जाएगी। इस चीख के साथ आंसू कभी नहीं निकले। रोना कभी नहीं आया। रोना आया दूसरे दिन जब मैं झाड़ियों में छुपाए हुए पैसे इकट्ठे कर रहा था। पता नहीं इन आंसुओं का भी क्या जादू था कि अम्मा डांट भी देती तो मैं रोने लगता। दीदी से झगड़ा होता और दीदी कभी मार वार देती तो मैं रोने लगता। भले ही दीदी को मैं भी पीट देता पर रोता फिर भी। दीदी मुझे बैठकर बड़ी देर तक दुलारती मनाती, पर आजी या बाबू के मारने पर चीखें निकलती। जिस्म पर यहाँ वहाँ स्याह निशान उभर आते। कपड़ों सहित पूरा शरीर धूल धूसरित हो जाता, पर आंसू थे कि आते ही नहीं थे। बाबू आजी थे कि इसे भी मेरी ढिठाई समझ लेते, मुझे और मार पड़ती। मैं आज तक नहीं समझ पाता कि मैं जो बात बात पर रो पड़ता था, बाबू आजी से इतनी मार खाकर भी कभी क्यों नहीं रोया। मेरे आंसू आखिर कहाँ गायब हो जाते थे। गायब भी हो जाते थे तो अगली बार दीदी या अम्मा के सामने फिर कैसे निकल आते थे। इतने आंसू कि कभी दीदी चाहती तो लोटा भर लेती। पता नहीं इन आंसुओं का भी क्या जादू था। हमारा स्कूल घर के पास ही था और स्कूल के पांडे पंडित जी का घर हमारे खेत के पास। वे अक्सर हमारे घर आ जाते तो आज ही दुनिया जहान की बातों के साथ साथ हमारी शिकायतों का पुलिंदा भी खोल देती। आज ही उन्हें बार बार बताती कि हमारी हड्डी तो आज ही की थी, पर चमड़ा पांडे पंडित जी का। पांडे पंडित जी के लिए इतना इशारा काफ़ी होता और वे हमारा चमड़ा काट देते। आखिर उनको हमारे यहाँ रोज रोज बैठना जो होता। दुनिया भर की सही झूठ बातें करनी होती, सुरती सुपारी खानी होती और क्यारियों से हरी सब्जियां जो ले जानी होती। ऊपर से तुर्रा यह कि उनके लिए बेहया की टहनियाँ भी मुझे ही ले जानी होती। वे मुझे दिन भर पीटने का बहाना ढूंढते रहते। मैं लगभग रोज पिटता, पर आंसू वहां कभी भी नहीं आते थे। इतने दिन बीत गए। पांडे पंडित जी अभी भी वहीं पर हैं, हेडमास्टर हो गए हैं। अभी कल बाबू मेरे छुटके भाई अन्नू की शिकायत कर रहे थे कि कैसे उसने एक दिन पांडे पंडित जी की कुर्सी पलट दी और डंडा छीनकर भाग आया। मुझे हंसी आ गई। मुझे अन्नू पर बहुत सारा लाड़ आया। क्या हुआ जो घर आकर उसे मार पड़ी होगी? क्या हुआ जो स्कूल में पांडे पंडित जी ने मारा होगा? अन्नू ने खड़े रहकर पिटाई तो नहीं सही थी। मैं तो ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। कौन कहता है कि दिन बदलते नहीं हैं? दिन जरूर बदलते हैं, बल्कि बदल रहे हैं। नहीं तो मजाल होती अन्नू की कि पांडे पंडित जी की कुर्सी पलट दे। पिछले दिनों बाबू मेरे लिए जो चिट्ठियां लिखते थे, सब में अन्नू की बदमाशियों का जिक्र होता। जब से मैं यहाँ आया, बाबू कई बार मुझसे कह चुके हैं कि मैं अन्नू को थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। बाबू को क्या पता कि जब मैं अन्नू की बदमाशियों के बारे में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मेरे अंदर कैसी खुशी होती है। यही सब शरारतें और बदमाशियां तो मैं करना चाह रहा था अपने बचपन में, पर आज ही के अन्नू को देखना दरअसल अपने ही बदले हुए बचपन को देखना होता है। मैं अन्नू को अपने पास बुलाता हूँ और उसका गाल चूम लेता हूँ। इस अनायास प्यार से पहले तो वह सकुचाता है, फिर हंसने लगता है। कितनी प्यारी और निडर है उसकी हंसी। मैं उसके बिखरे हुए बालों को और बिखेर देता हूँ और कहता हूँ, जाओ खेलो। दरअसल अन्नू को कुछ सहूलियतें अपने आप ही मिल गई हैं। आजी के शरीर में अब पहले जैसा दम रहा नहीं कि दौड़ा कर पीट लें। आजी तो अब बैठे बैठे अम्मा, बाबू, अन्नू सब पर बड़बड़ाती रहती हैं और भगवान से बार बार अपने आप को उठा लेने की विनती करती रहती हैं। बुढ़ापे में कष्ट भला किसे नहीं होता, पर आजी का सबसे बड़ा कष्ट यह है कि आप सब अपने मन की करते हैं। आजी से कुछ पूछा नहीं जाता। रहे पांडे पंडित जी, तो उन्हें बच्चों को पीटने के लिए टहनियाँ ही कहाँ मिलती होंगी। अब भला हाथों को कौन कष्ट दे। इस गड़ही में तो बेहया बचा नहीं। शिव मूरत चाचा ने इसमें मछलियाँ पाल ली। आसपास भी जहाँ बेहया होता था वहाँ अब खेत बन गए हैं। धीरे धीरे बेहया लोगों के मन से भी साफ हो जाएगा और तब बेहया होने की उपमा मिलनी बंद हो जाएगी और बेहया बिल्कुल साफ कर कल अगर बेहया की पत्तियां या फूलों में से कोई दवा ही निकल आए तब। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बेकार चीज है बेहया। बाबा जिंदा थे तो बेहया की मोटी पतली टहनियां काट कर लाते और हंसिये से चीर कर धूप में सुखाने के लिए रख देते। यही बेहया चूल्हे में जलता और हम रोटी खाते। बाद के दिनों में जब हम गाय भैंस लेकर चराने थोड़ा दूर निकल जाते तो यही बेहया हमारे लिए हॉकी की छड़ी बन जाता। मुझसे छोटा झुन्नू बेहया की इन्हीं सीधी सादी टहनियों से कुएं के पास की नाली पर पुल बनाता। हम कभी गिर पड़ जाते या आजी कभी ज्यादा ही पीट देती तो इसी बेहया के पत्ते हमारी सिकाई में काम आते।
एक अकेले बेहया की इतनी उपयोगिता कम तो नहीं थी कि उसे इस तरह से साफ कर दिया जाए कि उसके लिए कहीं जगह ही न बचे। जब बेहया था तो उसकी झुरमुट में हम गर्मियों में कच्चे आम सबसे छुप छुपा कर पकने के लिए रखाते। दीदी, मैं और बाद में झुन्नू भी उसमें छुपन छुपाई खेलते और हमारे साथ खेलती जल मुर्गी, बन मुर्गी, गौरैया, बुलबुल। इसी झुरमुट में दबे पांव बिल्ली आती गिलहरी और चिड़ियों की तलाश में। आजी भी जब हमारी तलाश में आती तो दबे पांव ही आती। गर्मियों में जब इस झुरमुट में मधुमक्खियां होती तो कई बार मैं चुपके से कटोरा और कंडी की आग लेकर उसमें घुस जाता और अपने लिए थोड़ी सी शहद निकाल लाता। जितनी शहद कटोरे में होती उसकी दुगनी जमीन पर मेरे लिए यह बहुत होती और दीदी को ललचाने के लिए भी। दीदी को मधुमक्खियों से जितना डर लगता शहद उतनी ही अच्छी लगती। शहद का लालच देकर दीदी से कोई बात मनवाई जा सकती थी। एक बार जब मैं अकेले ही अपने छुपाए हुए आम ढूंढ रहा था, देखा आजी मुझे ढूंढती हुई इधर उधर ताक रही हैं। मैं उनकी निगाहों से बचने के लिए धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रहा था कि अचानक आजी ने देख लिया और मेरी तरफ बढ़ती हुई चिल्लाई, निकल बाहर, अभी बताती हूँ। मैं घबराकर भागने के लिए पीछे पलटा और पीली ततैयों के एक छत्ते से टकरा गया। ततैयों ने मुझे बुरी तरह घेर लिया और डंक पर डंक मारने लगी। मैं चिल्लाते हुए बाहर भागा। जब तक मैं गिरते पड़ते बाहर आया, ततैयों के डंक के लाल लाल निशान पूरे शरीर पर उभर आए थे। आजी बाहर डंडा लिए खड़ी थी और मेरे ऊपर चिल्ला रही थी। कुछ ततैयों ने उन्हें भी काट खाया था। मेरे बाहर निकलने भर की देर थी और आजी ने मेरे शरीर पर उभरे हुए निशानों को अपने डंडे से आपस में जोड़ दिया। मेरा पूरा शरीर डंक और डंडे के जोर से सूज गया और इस बुरी तरह अकड़ गया कि मैं हाथ पाँव भी नहीं हिला पा रहा था। दर्द इतना था कि शरीर दर्द का समंदर बन गया था और एक के बाद एक टीसती हुई लहरें उठ रही थीं, पर रोना तब भी नहीं आया। रोना तो तब आया जब अम्मा रात में कोठरी बंद कर गगरी के पानी से सिकाई कर रही थीं। अचानक मुझे इतना रोना आया कि मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। अम्मा ने चुप चुप करते हुए मुझे अपने आंचल में छिपा लिया। मेरा रोना था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। अम्मा मुझे चुप 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 मेरे लाल करते हुए खुद सिसकने लगी। अम्मा सिसक रही थी, अम्मा सिकाई कर रही थी। अम्मा दर्द कम करने के लिए मेरा पोर पोर चूम रही थी कि बाबू आ गए। ऐसा पहली बार हुआ कि बाबू सामने थे और मेरा रोना नहीं थमा। ऐसा भी पहली बार ही हुआ था कि बाबू ने मुझे प्यार से छुआ, सहलाया। पता नहीं क्यों मैं और जोर जोर से रोने लगा। मेरे अंदर आंसुओं का कोई बांध था जो तेज आवाज के साथ टूट गया था। बाबू अचकचा से गए। उन्होंने मुझे अपने से चिपका लिया और जीवन में पहली बार मैंने बाबू के हथौड़े जैसे उन हाथों की कोमलता को महसूस किया जो गुस्से में मेरी पीठ पर पड़ते तो मेरी चीख से आसपास की हवा तक कांप उठती। जब मेरा रोना थमा और हिचकियों के साथ मैंने अपना सिर ऊपर उठाया तो मुझे बाबू की आंखें नम दिखीं। शायद मेरे ही थोड़े से आंसू बाबू की आंखों में पहुंच गए हों या फिर यह मेरा भ्रम ही रहा हो, पर उस दिन से पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि बाबू की आंखें मेरे लिए भी नम हो सकती हैं। यह जादू जाने कैसे उस रात को हो गया था। उससे भी बड़ा जादू यह हुआ कि उस रात के बाद बाबू ने मुझे शायद ही कभी मारा हो। पता नहीं यह किस बात का असर था। आज जब गढ़ी में नहीं बचा बेहया की जगह पानी में उछलती तैरती मछलियां हैं। मैं मछलियों को उछलते हुए देख रहा हूँ। मेरे मन में बचपन की अनेक स्मृतियां मछलियों सी ही उछल रही हैं। गढ़ी में बेहया कहीं नहीं है, पर बिना बेहया के कोई स्मृति बनती ही नहीं। कहीं मैं इसके झुरमुट में आम छुपा रहा हूँ तो कभी यही बेहया मेरे जिस्म पर बरस रहा है। आज भी जब मैं खुले बदन होता हूँ तो मुझे अपने समूचे जिस्म पर आजी के डंडों के अनगिनत निशान दिखाई पड़ते हैं। मेरे देखते देखते वे उभर आते हैं और उनमें से लहू टपकने लगता है। पीड़ा से मेरा जिस्म ऐंठने लगता है। इस पीड़ा से बचने के लिए मैं अनायास ही अन्नू की बदमाशियों को अपने बचपन के साथ गड्ढमड्ढ कर देता हूँ। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। बेहया नहीं है तो क्या हुआ? अन्नू ने अपने छुपने छुपाने के लिए कई जगहें ढूंढ ली हैं। वह जब कभी मेरी तरह अपना बचपन याद करेगा तो उसके जिस्म पर लहू टपकते निशान नहीं उभरेंगे, उसकी आंखों में मछलियां तैरेंगी। क्या पता उसे पंडित जी की कुर्सी पलट देने की हिम्मत इन मछलियों से ही मिली हो। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मनोज कुमार पांडे द्वारा लिखी हुई कहानी बेहया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।